1388 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक बना और फिर तुगलक वंश यहाँ से समाप्त। ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खुरासान और कराची एक क्षेत्र था उस जमाने में, वहाँ पे आंतरिक अशांति चल रही थी। इन्होंने समझा कि हम एक नई सेना गठित करें। पता चला मंगोलों का आक्रमण हुआ नहीं और इधर तुर्क सरदार इनसे नाराज हो गए। वापस से दौलताबाद से दिल्ली जाना पड़ा, सारा फिजूल खर्चा बर्बाद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। पिछले अध्याय में हमने गुलाम वंश के बारे में जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक और साथ ही साथ उसके अन्य गुलामों के द्वारा जो वास्तुकला की स्थापना भारत में की गई उसके विषय में जाना। अब इसी मध्यकालीन भारत का ये जो फैक्चुअल नॉलेज का वीडियो आप देख रहे हैं उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है वो है इसका सीक्वेंसेस, कैसे तर्कीज रूलर से लेकर के लोदी वंश तक हमने सारी डायनेस्टीज को देखा है, जिसमें हमने क्षेत्र विस्तार को देखा कि किस प्रकार से मामलुक डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश में काफ़ी एरिया बढ़ जाता है और फिर लोदी वंश में एरिया काफ़ी ज़्यादा सिमट जाता है। फिर हमने इनकी वास्तुकला के बारे में देखा, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, फिर लोदी गार्डन दिल्ली, लोदी गार्डन दिल्ली, बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना के पिता का मकबरा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद और सम्राट अशोक का ये पिलर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली, टोपरा और मेरठ से लेकर के दिल्ली के मेहरौली में लगवाया गया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित। फिर उसके बाद हमने ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, फिर रजिया सुल्ताना और बलबन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा और अंतिम शासक इसका मुबारक खां खिलजी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश एक ऐसा वंश जिसने भारत में सर्वाधिक राज्य विस्तार किया, एक ऐसा वंश जिसने भारत में महत्वपूर्ण शासक दिए, नॉलेजेबल शासक दिए। लेकिन कहा जाता है कि इस वंश में अगर बेहतरीन शासक हुए भी तो मूर्खता के साथ हुए। एक बादशाह इसमें ऐसा है मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे शिक्षित, सबसे नॉलेज वाला आदमी था, लेकिन फिर भी इसकी मूर्खतापूर्ण नीति ने इसे जमाने के सामने रक्त पिपासु, पागल बादशाह और तुगलकी फरमान वाला बादशाह करार दिया। वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इसकी नीतियां तो अच्छी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इसके बारे में इसका कोई अध्ययन नहीं था। बस रात में ध्यान आया कि सुबह में नए सिक्के जारी करने हैं, जारी कर दो। सुबह में ध्यान आया कि अब दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, दौलताबाद चलते हैं, तो दिल्ली से राजधानी परिवर्तन दौलताबाद महाराष्ट्र। तो इसकी गलत नीतियों के मतलब होता है ना, राइट मैन ऑन द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेस। तो इसके साथ कहानी ये थी कि ये राइट पर्सन था, लेकिन राइट टाइम राइट लोकेशन का चयन करना इसको नहीं आता था। इस वजह से इसको पागल बादशाह कहा। अलग अलग इसकी नीतियां लगातार आती रही, जनता इससे परेशान रही। इसी वजह से इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इसकी मृत्यु पे लिखता है कि अंततः जनता को इससे और इसको जनता से छुटकारा मिल गया। तो आइए जानते हैं सेकंड पार्ट में तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसे नहरों का भी बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में नहरों की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया दिल्ली पर, परंतु हर बार मंगोलों के आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया। इसके पुत्र का नाम जौना खां या उलगू खां था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उलगू खां या फिर जौना खां शासक बना, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 ईस्वी के शासनकाल में ही मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोरक्को कहाँ है? ये देखिए, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे है आपका अरेबियन कंट्री, यहाँ पे इराक, ईरान, फिर पाकिस्तान, और ये है अपना प्यारा भारत का नक्शा। यहाँ है मेडागास्कर और यहाँ पे देश है मोरक्को। पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप है मोरक्को, जिसकी राजधानी है रकबात। और यहीं से यात्री समुद्र की यात्रा करके भारत पहुंचा था। तब दिल्ली पर शासन चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसी इब्न बतूता ने रहला नामक किताब अरबी में लिखी है, जो तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत के बारे में एक बहुत ही तथ्यात्मक और नॉलेजेबल किताब है। तो इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी? देखिए आगे स्टेटमेंट है, इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 ईस्वी में दीवाने कोही की स्थापना की। दीवाने कोही एक कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग था। इसने बेहतर सिंचाई व्यवस्था के लिए तकावी ऋण, यानी किसानों को पहले ही अनाज कैसे उत्पादित करना है, उसमें क्या सहायता दे सकते हैं, उसके लिए इसने डेप्थ यानी ऋण देने के प्रावधान करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही। तो कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ जाता है कि दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? एमबीटी के शासनकाल में आया। कौन सी किताब लिखी? रहला। किस भाषा में लिखी? अरबी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसने चमड़े के सिक्के भी चलवाए। साथ ही साथ इतिहास में इसे पागल राजा की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने कई सारे कार्य किए। इसके कार्यों को अगर हम क्रमबद्ध याद करें तो एक फॉर्मूला है, 2 राज्य साखुर। 2 राज साखुर। सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किया है वो है गंगा जमुना के दोआब में कर का वृद्धि। इसने गंगा जमुना दोआब में टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाना तो अच्छी बात है, कलेक्शन हाई होगा। कलेक्शन हाई होगा तो राज्य के पास राजस्व ज्यादा होगा। राजस्व ज्यादा होगा तो जनता के लिए वो अत्यधिक वेलफेयर के लिए कार्य कर सकेगा। लेकिन इसने इसका आकलन ही नहीं किया कि जिनके ऊपर मैं टैक्स इंपोज करने जा रहा हूं, क्या वो टैक्स देने की स्थिति में है भी कि नहीं है। पता चला गंगा और जमुना के दोआब में बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, और जनता जो उत्पादन करने के लिए फसल लगाई थी वो बर्बाद हो गए। तो ये कहानी इनकी फेल हो गई। तो 2 राजसा में पहला आया 2 मतलब दोआब में कर विधि। फिर है राज। इनको खबर मिली कि मंगोलों का आक्रमण होने वाला है भारत पर। अब मंगोलों के आक्रमण के डर से इन्होंने क्या किया, दिल्ली की राजधानी जहां ये बैठते थे वहां से पूरे लाहो लश्कर के साथ अपनी राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद चले गए महाराष्ट्र में। इतना लंबा सफर दिल्ली से महाराष्ट्र एकदम नीचे। पता चला मंगोलों का आक्रमण हुआ नहीं, और इधर तुर्क सरदार इनसे नाराज हो गए। वापस से दौलताबाद से दिल्ली जाना पड़ा, सारा फिजूल खर्चा बर्बाद। फिर उसके बाद सा का मतलब सांकेतिक मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जो ओरिजिनल भी हो और ओरिजिनल भी चल रही हो, और साथ ही साथ उसकी डुप्लीकेट मुद्रा भी चलाई जाए। ऐसे कि जैसे कोई सोने और चांदी की मुद्रा की प्रथा हो और हम शीशे की मुद्रा चला दें, उसी पे लिख दें तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन, 1 रुपया 2 रुपया ऐसे। लेकिन कहानी ये हुई कि इसने सांकेतिक मुद्रा तो चलाई, लेकिन अपने काल में शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पाया। पता चला नकलची लोग और व्यापार में जो कालाबाजारी करते हैं, उन लोगों ने राज्य के द्वारा सिक्के बनाए जाने वाले सिक्कों की जगह पे स्वयं सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इसलिए नकली सिक्कों का भरमार हो गया पूरे साम्राज्य में। यह भी मटिया मेट हो गया इनका। तो 3 फेल हुआ। फिर खुरासान और कराचिल विद्रोह। ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खुरासान और कराचिल एक क्षेत्र था उस जमाने में। वहां पे
आंतरिक अशांति चल रही थी, तो इन्होंने समझा कि हम एक नई सेना गठित करें, उसको खिला पिला करके खूब मजबूत बनाया इसने कि खुरासान और कराचिल में विद्रोह कराएंगे, आक्रमण कराएंगे और उस क्षेत्र को जीत करके एक बफर जोन बना देंगे ताकि मंगोलों और विदेशी आक्रमण से हम अपने शासनाध्यास क्षेत्र का रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके। पता चला कि जब सेना इनकी खा पी करके मुस्तैद हो गई, एकदम मुस्तंडे हो गए, तैयार हो करके पूरा खर्च कर दिया इसने सेना पे, तो खुरासान और कराचिल में विद्रोह समाप्त हो गया, वहां एक शक्तिशाली राजा बन गया, ये भी समाप्त। इसलिए इनको रक्त पिपासु, पागल, गलत राजा की संज्ञा दी गई। और फाइनली देखिए क्या होता है, इसने एक और काम किया था कि दीवाने कोही का भी निर्माण किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद देहांत हो गया इसका, और इस काल का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि अंततः इसको प्रजा से, और प्रजा को इससे स्वतंत्रता मिल गई। अब इसके बाद बादशाह बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इनकी याद में, क्योंकि इनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खां था, तो जौना खां की याद में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला जो आज है जौनपुर, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने ही आज दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, जिसको अब अरुण जेटली मैदान नाम दे दिया गया है, वो फिरोज शाह कोटला मैदान का भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये पहला मुस्लिम शासक है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना प्रारंभ किया, एक अनैतिक कर, अपने ही ईश्वर से मिलने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत अवधारणा थी जिसको आगे चल के अकबर समाप्त करता है, ठीक है। लेकिन इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो भारत के इतिहास को, अगर प्राचीन इतिहास पढ़ रहा है और अगर वो हिंदू है तो ये ना समझे कि ये हमारा काल है, और मुसलमान है तो ये ना समझे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास इस्लामों का चरमोत्कर्ष है। नहीं, हर एक काल में, हर एक बादशाह के काल में आप देखेंगे अगर मुसलमान है तो हिंदू सेनापति रख रहा है, और अगर हिंदू बादशाह है, रानी है, तो मुसलमान सेनापति रख रहा है। जैसे शिवाजी महाराज को हिंदू सम्राट कहा जाता है, मराठा उत्कर्ष का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, लेकिन उनके सेनापति सिपा सालार सब मुसलमान। वहीं सिखों के राजा रणजीत सिंह, उनके सेनापति मुसलमान, महारानी लक्ष्मीबाई, खान बाबा सेनापति। वहीं औरंगजेब के काल जो मंदिरों को तोड़ने वाला बादशाह है, जिसने काशी बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, उसके स्ट्रक्चर पे मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको लेकर के अभी विवाद भी चल रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद। इस औरंगजेब के भी काल में सर्वाधिक हिंदू सरदारों को नियुक्त किया गया था सेना में। तो भारत का इतिहास अपने आप में बड़ा विविध इतिहास है, बड़ा अलग इतिहास है। हम एक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, एक एंगल से देखेंगे तो दूसरा एंगल छूट जाएगा, इसलिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो अच्छे कार्य किए, उन कार्यों में है कि इसने बहुत सारे टैक्सों को बंद करके एकल टैक्स चलाना, सिंचाई कर वसूलना शुरू कर दिया। इसने गरीब लड़कियों की शादी से संबंधित एक विभाग और खैरात देने के लिए, यानी जनता का हेल्प करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की, और लोगों को अस्पताल की सुविधा देने के लिए दारुल शिफा की स्थापना की इसने, ठीक है। वो क्या था? दिल्ली का एक खैराती अस्पताल था। अपने शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने तोपर और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक गलत लिखा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने टोपर, जो कि हरियाणा में स्थित था, टोपरा और मेरठ उत्तर प्रदेश से अशोक के 2 स्तंभों को उठाया और दिल्ली में ला करके लगा दिया। यहाँ स्टार्टिंग में चित्र देखिए, यही वो लौह स्तंभ है। यहाँ देखिए जो मैंने बताया है, ये स्तंभ जो आप देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभ था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ये जो कुतुब मीनार का परिसर है उसमें ला करके लगवा दिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया है? 1388 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक बना, और फिर तुगलक वंश यहां से समाप्त
हो जाता है और फिर अंत में सैयद वंश आता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोदी वंश अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहा, क्योंकि 1526 में पानीपत का बाबर के साथ युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, और यहां से फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1488 तक शासन किया। यह पहले अफगान सरदार थे, लेकिन भारत में तैमूर के आक्रमण के बाद बहलोल लोदी ने पंजाब में स्वयं को स्थापित कर लिया था, लोदी वंश की स्थापना कर दी थी। इन्होंने अपने शासनकाल में बहलोल सिक्के चलाए। इन्होंने जो सिक्के चलाए उसका नाम दिया बहलोल कॉइन्स। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र लोदी वंश का अगला शासक बना सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 तक शासन कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का एक और जिला जो आगरा है, आगरा शहर की स्थापना किसी ने की है तो सिकंदर लोदी ने। और गुलरुखी नाम से ये साहित्यकार भी था, गुलरुखी नामक उपनाम से ये साहित्य भी लिखता था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी को आगरा में स्थानांतरित किया और आगरा शहर की स्थापना की। कृषि विकास में सिकंदर लोदी की काफी रुचि थी। इसने कृषि विभाग में भूमि पैमाइश की एक नई पद्धति गज्जे सिकंदरी, यानी गज में नापना, जो आज भी भारत में, ये देखिए मध्यकालीन भारत का ये शब्द है गज में नापना। दो कहते हैं ना कि उम्रे दराज मांग के लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, और इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तहान नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ये 2 गज वाला जो कॉन्सेप्ट है गज, ये गज्जे सिकंदरी, इसके शासनकाल में भूमि पैमाइश की एक नई पद्धति चली थी जो आज भी चर्चा में रहती है। सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बना, जो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उस समय बाबर को राणा सांगा ने उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी से दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए भारत बुलाने का न्योता भेजा था राणा सांगा ने, जिसके कुपरिणाम स्वरूप 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को भी परास्त कर दिया। समझ रहे हैं? कहानी ये है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसको हम समाप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ हमारा दुश्मन है। हम जिसके साथ मिल करके चलेंगे वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये इब्राहिम लोदी के कत्ल में चुप थे राणा सांगा, अगला नंबर इनका। खानवा के युद्ध में बाबर इन्हीं को परास्त कर दिया, समाप्त। कहानी यही है कि आप समझ रहे होते हैं दूसरे का दुख है, दूसरे के दुख से आपका दुख कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए समझ में आ जाएगा यहीं पे। पहले बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को राणा सांगा की सहायता से, और फिर राणा सांगा को किनारे कर दिया खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की यहां से स्थापना कर दी गई, और बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद खुद को गाजी की उपाधि दी। और यहीं से हमारा एपिसोड समाप्त होता है, मध्यकालीन भारत के इस इतिहास का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक जाना। अब इसके बाद मुगल वंश और अलग स्थापत्य के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहे एग्जाम 30, हमारे प्रयास को अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि एग्जाम 30 सिर्फ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट देने पे विश्वास रखता है। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब।